हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। और आज हम बात करने वाले हैं मैकॉले मिनट की 1835 की। इससे पहले हमने बात की थी चार्टर एक्ट 1813 की, हम बात की थी। तो उसके बाद जो होता है वो मैकॉले मिनट आता है, इसके बाद एडम रिपोर्ट आती है। तो ये जो एक सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखें, पढ़ें, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका डीएड, बीएड, जैसे आपका डीएड है, बीएड है, इसके अलावा बीए, बीएड, बीएलएड, यानी एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी आपके एग्ज़ाम्स है सभी के लिए है। इसके अलावा यूपीएससी तक में ये आपका आता है, ये चार्टर एक्ट 1813 आपका। और ये मैकॉले मिनट, एडम रिपोर्ट, वुड डिस्पैच, तो ये सारे जो, क्योंकि ये कॉलोनियल जो इंडिया था उस सब का वो एक तरीके से पॉलिसीज़ हैं कि उस टाइम पे जो पॉलिसीज़ आई थी, और इनसे जो हमारे इंडिया के आज भी इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है हमारे इंडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी, बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे केवीएस, एमवीएस, DSSB के बच्चे हैं, तो वो सभी इसको ध्यान से सुने और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए हम समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मैकॉले मिनट 1835। तो इसमें देखिए, इसको हिंदी में हम बोलेंगे मैकॉले मिनट, मैकॉले का विवरण पत्र। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। पॉइंट वाइज मैंने दिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट पॉइंट में देखिए आपको दिया हुआ है थॉमस विविंगटन मैकॉले। तो इनका पूरा नाम क्या था? थॉमस विविंगटन मैकॉले वॉज अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड हिस्टोरियन। तो पॉलिटिशियन को हम बोलते हैं राजनीतिक, और हिस्टोरियन को हम बोलते हैं इतिहासकार। हिंदी मीडियम बच्चे साथ साथ नोट करते रहें और आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये। तो इनका पूरा नाम थॉमस विविंगटन मैकॉले था, और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। पॉलिटिशियन और हिस्टोरियन दोनों थे ये, यानी राजनीतिक और इतिहासकार थे। ऑन जून 10, 1834 लॉर्ड मैकॉले अराइव्ड इन इंडिया, यानी कि वो इंडिया में आए एज अ लॉयर, यानी कि एक वकील के रूप में वो आए थे। और गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्होंने काम किया था, यानी कि वो कहाँ के वो लॉयर थे? गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड वॉज चूजन टू लीड टू कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और उनको किस लिए चुना गया? एक ऐसी कमेटी के लिए चुना गया जो कि क्या हो? पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। देखिए, पब्लिक इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब हो गया? ये ऐसा नहीं है कि पब्लिक के लिए, ये होता है जो गवर्नमेंट से जुड़े हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो कमेटी बनाई गई थी उसमें किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी हो, तो इसके लिए उनको अपॉइंट किया गया था। अब देखिए, उससे पहले क्या था, जो हमने 1813 के चार्टर एक्ट में पढ़ा था कि एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। कंट्रोवर्सी किसके बीच में चल रही थी? ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में चल रही थी, यानी प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी के बीच में, कि जो इंडिया है उसमें एजुकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या था, इनको बुलाया गया था। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है। ही वॉज चार्ज विद रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट इन 1835। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है? मतभेद। उन मतभेद को ख़त्म करने के लिए ही इनको चार्ज दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट हमारा। He gave his minute on Indian education speech on February 2, 1835, which Lord Bantic approved of, and in March 1835 a resolution was adopted। यानी कि इन्होंने किया था Feb 2, 1835, यानी कि 2 फरवरी को 1835 को इन्होंने एक स्पीच दी थी। जिस क्या था इनके स्पीच का जो मेन वो था, हम टाइटल बोल सकते हैं, मिनट ऑन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन। तो उसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि जो आपका इंडिया के अंदर क्या है, इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरीके का उन्होंने एक स्पीच दिया था, और इसको लॉर्ड बेंटिक ने अप्रूव्ड किया था।
और इसको जो इन्होंने अप्रूव किया था, इस मिनट को इन्होंने रेजोल्यूशन कब किया गया, अडॉप्ट कब किया गया, मार्च 1835 को, यानी कि 2 फेब को इन्होंने स्पीच दी कि इस तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए, और उसको अडॉप्ट कब किया गया, मार्च 1835 में किया गया। अब उसके अंदर क्या क्या कहा इन्होंने, ये देख लेते हैं हम पॉइंट नंबर 5 में। It was an effort to prove that Indian natives needed to be educated in English. Indian natives का मतलब क्या हो गया, जो इंडिया के रहने वाले हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं लोग, बेसिक, जिनका जन्म भी इंडिया में हुआ है, बोल भी इंडियन लैंग्वेजेस रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंडियन नेटिव्स बोलेंगे। तो उनको क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश पढ़ाया जानी चाहिए, यानी कि उनको जो भी हम शिक्षा दें, एजुकेशन दें, वो इंग्लिश में होनी चाहिए। नेक्स्ट इनका 6 पॉइंट में देख लेते हैं। द फेमस लॉर्ड मैकॉले मिनट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन फेवर ऑफ एंग्लिसिस्ट, यानी ये जो मैकॉले का विवरण पत्र था, मैकॉले मिनट था, तो ये किसके फेवर में गया, एंग्लिसिस्ट के फेवर में गया, यानी पाश्चात्यवादी जो थे, जो चाहते थे कि इंडिया के अंदर इंग्लिश में एजुकेशन दी जाए, इंग्लिश में ही लोगों को एजुकेशन लेनी चाहिए, तो उनके फेवर में ये गया था। तो अब देखिए इनके फेवर में क्या था, तो इसका मतलब ओरिएंटलिस्ट को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं था, तो इनके बीच में जो भी कंट्रोवर्सी थी वो अभी भी चल रही थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी, यानी कि वो कंट्रोवर्सी रिजॉल्व नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 7 पॉइंट। अकॉर्डिंग टू हिम government funds were to be used only for the English languages instructions of Western science and literature। यानी उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो भी गवर्नमेंट फंड्स है, यानी कि जो भी सरकार से पैसा मिलता है, वो किस पे खर्च होना चाहिए, वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे खर्च होना चाहिए, वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर पे खर्च होना चाहिए, जो भी उसके एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस जो भी हमें देना है, तो जो भी पैसा लगे सिर्फ उसमें लगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आता है 8 पॉइंट। ही वॉन्टेड टू बिल्ड इसमें देखिए अ को हटा देना आप। ही वॉन्टेड टू बिल्ड इंडियंस एज दे वुड डिफेंड एंड एडवांस ब्रिटिश इंटरेस्ट, यानी कि वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे इंडियंस को इस तरीके से बनाना चाहते थे कि वो सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए ही काम करें, उनके लिए सोचे, उनको डिफेंड करें, उनके लिए उनकी तरह सोचे। तो जो हम नेक्स्ट पॉइंट में भी बात करने वाले हैं, तो उनका यही मानना था कि इंडियंस को हम इस तरीके से तैयार कर दें कि वो ब्रिटिश लोगों की तरह ही काम करें। नेक्स्ट है हमारा 9th पॉइंट। They would describe Indian by blood and color, but English by likes, beliefs and morality and intellect। यानी कि वो उन्होंने किस तरीके से डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके के लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि कलर और ब्लड से, यानी खून से और रंग से क्या होंगे, इंडियंस होंगे, बट जो उनकी पसंद होगी, बिलीव्स होंगे, मोरालिटी होगी, जो सोचने का तरीका होगा, जो नैतिक मूल्य होंगे। इंटेलेक्ट का मतलब क्या हो गया, बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता क्या होगी, सिर्फ सब ब्रिटिशर्स जैसी ही होगी, उनकी इंग्लिश ही मैन जैसी ही होगी। तो बेसिकली क्या है, वो इंडियंस को अपने जैसा बनाना चाहते थे, ब्रिटिशियंस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैकॉले मिनट। अभी देखिए हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, उद्देश्य क्या थे मैकॉले मिनट के, यानी कि मैकॉले के विवरण पत्र के उद्देश्य क्या थे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, मैकॉले वांटेड द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी ओनली ऑन वेस्टर्न एजुकेशन नॉट ओरिएंटल एजुकेशन। यानी जो मैकॉले थे वो क्या चाहते थे कि जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वो किस पे करे, वेस्टर्न एजुकेशन पे करे, यानी कि जो हमारे पाश्चात्य शिक्षा है उस पर वो खर्च करे, बजाय किसके, ओरिएंटल एजुकेशन। क्योंकि ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे कि इंडिया के अंदर हिंदी पढ़ाई जाए, तो वो हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट ना करके वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर सारा खर्च करना चाहते थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा, he advocated for the closure of all colleges that taught only Eastern philosophy and subjects। यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी कॉलेज हैं जो कि ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाते हैं या वे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, ईस्टर्न यानी पूर्वीय, तो पूर्वीय फिलॉसफी या जो भी विषय पढ़ाते हैं उन सबको क्या है, ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि उनको बंद कर दो आप, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ वेस्टर्न को पढ़ाना है, वेस्टर्न एजुकेशन ही हमें इनहेरेंट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट टू एडुकेट ओनली अ फ्यू इंडियंस हु वुड देन एडुकेट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। दिस इज रेफर टू एज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी। यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा
कि गवर्नमेंट को सिर्फ उन्हीं लोगों को एडुकेट करना चाहिए, कुछ लोगों को, यानी फ्यू इंडियंस, यानी कुछ इंडियंस को आप एडुकेट करो, और जो वो एडुकेटेड लोग हैं वो बाकी के लोगों को क्या करेंगे, एडुकेट करेंगे। यानी कि आप सिर्फ कुछ लोगों को शिक्षा दो और वो जो कुछ लोग शिक्षा लेंगे वो बाकी के लोगों को शिक्षा देंगे, है ना। इसको इन्होंने क्या बोला, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी बोला, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे अभी कि क्या थी उनकी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थी पॉलिसी। और ये जो कुछ लोग उन्होंने बोले थे कि कुछ इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, तो वो इंडियंस भी कौन सी क्लास के थे वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसका ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव आ जाता है हमारा, तो देखिए, he wished to create a pool of Indians capable of serving British interest and remaining loyal to them. This group would be Indian by blood and color, but English by taste, opinion, morals and intellect. तो देखिए यहाँ पे वही वाली बात हो गई जो अभी इन्होंने ऊपर बोली थी कि इंडियंस को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें सिखानी है, उनको इस तरीके के इंडियंस की लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी है जो कि क्या हो, सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए काम करे वो, है ना, और जो उनके लिए लॉयल हो, ईमानदार हो, क्यों, ताकि वो जो ब्लड और कलर से तो वो सिर्फ इंडियन हो, बट वो जो सोच उनकी हो वो सब क्या हो, इंग्लिश हो। तो ये उनका कहना था, ये पॉइंट अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फीचर्स ऑफ मैकॉले मिनट। तो अभी हमने उद्देश्य पढ़े थे, अब इसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड फोकस primarily on promoting European science and literature among Indians, and all funds appropriate for the purpose of education would be best spent on English education alone। यानी कि इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको किस पे फोकस करना चाहिए, उनको फोकस करना चाहिए यूरोपियन साइंस एंड लिटरेचर को पढ़ाने के लिए, कि इंडियंस को क्या पढ़ाया जाए, यूरोपियन साइंस और लिटरेचर, जो भी विज्ञान और साहित्य है वो पढ़ाया जाए यूरोप का। एंड ऑल फंड्स एप्रोप्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन वुड बी बेस्ट स्पेंड ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन। यानी कि जो भी एजुकेशन का जितना भी फंड है वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पे ही खर्च किया जाए। नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा पॉइंट, देखिए सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है, no stipend shall be paid to any students who may afterwards enroll in any of the universities under the committee's supervision. Nevertheless, all currently employed academics and students at all institutions shall continue to receive stipends। यानी कि उनका मानना था कि अब क्या जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर उनको कोई भी स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा, पर जो अब तक जिनको हम स्टाइपेंड दे रहे हैं या जो एनरोल हो चुके हैं उनको तो चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, बट जो नए इनरोलमेंट है, नए एडमिशन लेने वाले हैं, उनको कोई स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। स्टाइपेंड हम बोलते हैं वजीफे को, यानी कि एक तरीके का खर्चा जो सरकार उठाती है बच्चों के लिए, खाने पीने और रहने का खर्चा, तो वो अब नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, द पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल वर्क्स वॉज नॉट टू बी फाइनेंस्ड बाय पब्लिक मनीज। यानी कि कोई भी ओरिएंटल वर्क क्या था, जो हिंदी लैंग्वेज के सपोर्ट में होता है, ठीक है ना, यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस के सपोर्ट में है, सिर्फ हिंदी नहीं, इंडियन लैंग्वेजेस हम बोलेंगे उस टाइम की जो भी लैंग्वेज थी, तो उनके ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इन द फ्यूचर द गवर्नमेंट वुड यूज एवरी पॉसिबल डॉलर टू एडुकेट इंडियंस इन इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस। यानी कि फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर सरकार जितना भी खर्चा हो वो कर सकती है, किसके ऊपर, इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस के ऊपर। यानी कि इंडियंस को इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस सिखाने के लिए जो भी पॉसिबल खर्चा होगा वो क्या करेगी, सरकार करेगी वो। नेक्स्ट देख लेते हैं आप, देखिए ये तो 4 पॉइंट हो गए फीचर्स के, विशेषताएं थी ये। अब हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। इसको हम मैकॉले का निस्यंदन सिद्धांत भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देती हूँ निस्यंदन सिद्धांत, क्योंकि थोड़ा सा है ना वर्ड डिफिकल्ट है।
निस्यंदन निस्यंदन फिल्ट्रेशन, तो निस्यंदन सिद्धांत हम इसको बोलते हैं, सिद्धांत। थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन यानी मैकॉले का निस्यंदन सिद्धांत। तो इसका हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। लॉर्ड मैकॉले पुट फोर्थ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इन हिज रीओन मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835। यानी कि ये जो थ्योरी थी इनकी, फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन सिद्धांत, इसका वर्णन इन्होंने किस में किया? अपने मैकॉले मिनट में किया, जो कि इन्होंने 1835 में दिया था। विच वर डिलीवर्ड टू द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो और ये किसको दिया गया था, किसको डिलीवर किया गया था? गवर्नर जनरल को, जो ब्रिटिशियंस के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देख लेते हैं हम। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इज अ थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मैकॉले इन हिज रिपोर्ट कॉल्ड मैकॉले मिनट। यानी कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, निस्यंदन सिद्धांत था, ये लॉर्ड मैकॉले के द्वारा दिया गया था उनकी रिपोर्ट में, जिसको हम मैकॉले मिनट बोलते हैं। विच स्टेट्स दैट गिविंग एजुकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए इसमें हायर क्लास की बात हो रही है कि जो भी एजुकेशन दिया जाए वो हायर क्लास को दिया जाए, सोसाइटी की जो भी हायर क्लास है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसा खर्च भी कर सकते हैं। और क्यों ऐसा उन्होंने कहा? would facilitate an opportunity for the grassroots people of the society too, because the lower class people always tend to imitate and follow the model of the people of higher status in the society। यानी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन सिर्फ हायर क्लास को दो, क्योंकि हायर क्लास क्या है, उनके पास पैसा भी है खर्च करने के लिए, उसको वो इजीली सीख सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो ग्रास रूट पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अमीरों को फॉलो करते हैं, वो उनके जैसा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो वो उनको देख कर सीख जाएंगे। वो इमिटेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि देख कर सीखना, तो कि वो लोग उनको देख कर ही वो चीज़ें सीख जाएंगे। तो ऐसा उनका मानना था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम जनरल भी माने तो एजुकेशन क्या सिर्फ किसी को देख के ली जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। एक फॉर्मल एजुकेशन आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम थर्ड पॉइंट। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वॉज समथिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। यानी कि जो उनका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का जो सिद्धांत था, तो वो क्या था? कुछ इनोवेटिव, वो क्रिएटिव लगा लोगों को कि हाँ ये कुछ नई सी बात है, ऐसा हम करके देखते हैं, इससे क्या होगा? हमारा पैसा भी बचेगा, हमें सबको नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी शोज दैट मैकॉले हैड सम कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन जो थ्योरी है वो क्या दिखाती है कि मैकॉले ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी का उन्होंने और एक ऑब्जर्वेशन किया। अब देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी का कैसे, जो इन्होंने सोचा कि अमीर लोगों को हम एजुकेशन दे दें तो गरीब लोग उनको देख के सीख जाएंगे। तो उन्होंने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया ना कहीं कि गरीब लोग अमीरों को फॉलो करते हैं, उनके जैसा रहने की कोशिश करते हैं। तो क्या उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑब्जर्व किया है। people always would select anything by looking at those who live in a better circumstances। यानी कि पीपल क्या चाहते हैं? लोग हमेशा वही चीज़ सिलेक्ट करते हैं जो उनसे बेहतर लोग जैसी स्थिति में रहते हैं। मान लीजिए आपने किसी का एक बहुत बड़ा घर देखा, तो आपके मन में कहीं ना कहीं आएगा कि मेरे पास भी ऐसा घर होना चाहिए, तो उसके लिए आप और मेहनत करेंगे, है ना। तो इस तरीके की सोच उन्होंने देखा कि ऐसी होती है लोगों के अंदर। But he either failed to realize that formal education was not such a thing which could be gained only by imitating others। यानी कि उन्होंने ये जो उनकी थ्योरी थी फेल हो गई थी, क्योंकि इन्होंने ऐसा रियलाइज़ नहीं किया था कि जो फॉर्मल एजुकेशन है वो सिर्फ देख के नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ता है, तभी आपको वो एजुकेशन मिल सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फोर्थ पॉइंट। Behind this, actually, they had a hidden agenda of creating two groups of people in India so that they could rule the country forever by making use of the tricky policy called divide and rule। यानी कि इसमें क्या है कि ये जो इनका क्रिएशन था, इनकी सोच थी कि हम सिर्फ अमीरों को पढ़ाएं, गरीब लोग उनको देख के सीख जाएं। तो क्यों था ये?
इसके पीछे इनका एक हिडन एजेंडा था। हिडन एजेंडा यानी कि छुपा हुआ इनका एक क्या था, मकसद था क्या, कि जो हम लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। यानी कि एक तो ग्रुप हो गया जो हायर क्लास पढ़े लिखे लोग हैं, एक हो गया गरीब लोग। इसमें क्या होगा कि इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो वो लोग आपस में ही क्या है, एक दूसरे से कंपैरिजन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और इसी को इन्होंने क्या बोला, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। यानी कि फूट डालो राज करो, लोग आपस में लड़ते रहेंगे और हम राज करते रहेंगे। यही तो होता है हमेशा। अगर आज लोग मिलकर रहेंगे तो कोई थोड़े ना तीसरा आके कोई रूल कर सकता है। तो इस पॉलिसी को इन्होंने फॉलो किया। अब देखिए ये विशेषताएं तो हमारी हो गई, इसके फिल्ट्रेशन थ्योरी ये हमारी हो गई। अब इसके बाद में आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ मैकॉले मिनट्स। क्या अच्छा हुआ मैकॉले मिनट्स से, वो देख लेते हैं हम। अब देखिए मेरिट्स के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, तो वो है हमारा, द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ मैकॉलेज मिनट फॉर इंडियंस वाज दैट इट हेल्प द इंग्लिश लैंग्वेज स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया। यानी कि जो मैकॉले मिनट है उससे इंडिया के अंदर क्या पहला बेनिफिट हुआ, या इंडियंस के लिए क्या बेनिफिट हुआ, कि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को पूरे इंडिया में स्प्रेड करा, फैलाया। अब देखिए कोई आप नई नॉलेज ले रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसका बेनिफिट तो होगा कहीं ना कहीं। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट लेटर ऑन इंग्लिश हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन इंडियाज फ्रीडम एफर्ट्स। यानी कि इसमें कोई भी डिनाई नहीं किया जा सकता, इसको मना नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इम्पैक्ट रहा है फ्रीडम फाइट के अंदर। इंडिया में जो हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का भी काफ़ी रोल रहा, क्योंकि आपने एक दूसरों की जो लैंग्वेज सीखी है, जो हम पे रूल कर रहे हैं, तो उससे आपने उनकी सोच भी सीखी कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उनके लिटरेचर है, कहाँ से वो आइडियाज़ लेते हैं, तो वो भी एक सोचने का तरीका जाना हम लोगों ने। नेक्स्ट आता है सेकंड। द सेकंड बेनिफिट दैट मैकॉले मिनट्स गेव टू इंडियंस वाज दैट इट कंट्रीब्यूटेड टू लेइंग द फाउंडेशन फॉर कंटेम्प्रेरी इन एजुकेशन इन द नेशन। यानी कि जो सेकंड बेनिफिट है वो मैकॉले मिनट का क्या है, कि इन्होंने क्या है, इंडियन एजुकेशन के अंदर और इंडियंस के लिए क्या करा, एक कंट्रीब्यूशन किया है। किसके लिए, कि उन्होंने एक फाउंडेशन तैयार किया फॉर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। यानी कि समकालीन शिक्षा के लिए इन्होंने क्या है, एक तो फाउंडेशन क्या होता है, बेस तैयार किया है उन्होंने, कि लोग क्या है, अब वो एक नई तरीके की एजुकेशन ले सकते हैं, मॉडर्न एजुकेशन वो ले सकते हैं, नई तरह की चीज़ें, नए लिटरेचर सीख सकते हैं वो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इट मार्क्ड अ चेंज फ्रॉम द ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम टू अ फॉर्मलाइज्ड मॉडर्न वन। यानी कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था इसको चेंज किया, किसमें, मॉडर्न वन में। यानी कि एक जो पुराना एक तरीका है, पारंपरिक एजुकेशन, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, उसको इन्होंने मॉडर्न में करा, एकदम चेंज किया, एक तरीके से एक पुरानी चीज़ से नई चीज़ में आ जाना। अब देखिए आपको लोग खुद ही सोचिए, जो ट्रेडिशनल थे, अगर हम क्लासरूम की बात करें तो ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या क्या होते थे, टीचर सेंटर्ड होते थे, पर जो आज की मॉडर्न एजुकेशन है उसके अंदर क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये भी तो एक चेंज ही है ना। तो इसी तरीके का चेंज आया इससे, जो इन्होंने मैकॉले मिनट लाए थे। ये कि जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से मॉडर्न शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की तरफ ये लोग आए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट है हमारा, मैकॉले मिनट्स ऑल्सो हैड द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ डोरवे टू वर्ल्ड लिटरेचर। यानी कि मैकॉले मिनट ने एक रास्ता खोला वर्ल्ड लिटरेचर के लिए, यानी कि हम लोग जानकारी ले सकें, हम एडवांटेजेस ले सकें किसका, दुनिया में जो साहित्य चल रहे हैं। हमें सिर्फ इंडियन साहित्य के बारे में पता है, हमें भारतीय साहित्य के बारे में पता है, पर अब हम क्या है, हम दुनिया के साहित्य के बारे में पढ़ सकते हैं, हम अदर कंट्रीज़ के साहित्य भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज रहा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, इट सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर इंडियंस टू इन्वेस्टिगेट द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम इन देयर नेशन एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट्स टू रेज द बार ऑफ एजुकेशन देयर। यानी कि इन्होंने क्या, इंडियंस के लिए एक मॉडल क्रिएट किया, जिसमें कि वो क्या है, कि जो प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम है, जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है, और उस पर भी कोई क्या है, एक रिपोर्ट बना सकते हैं। क्योंकि जो रिपोर्ट्स बनती हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या डिसीजन लेते हैं कि नेक्स्ट जो एजुकेशन है या नेक्स्ट जो भी डिसीजन है वो कैसा होना चाहिए। इसके बाद 6 पॉइंट आ जाता है, द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एज द लैंग्वेज
of administration and of higher courts was one of Macaulay's Minute most significant effect. यानी कि अब देखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हायर कोर्ट्स में भी क्या थी, देखी जाती थी, क्योंकि इंग्लिश इन्होंने हर जगह कर दी थी कि इंग्लिश में ही एजुकेशन होनी चाहिए। जो आपके प्रबंधकीय कार्य हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, सब जगह क्या इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, मैकॉले मिनट्स के द्वारा ही हुआ। आप आज के टाइम में भी देखेंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जो लॉयर और जज हैं वो किस में बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेजेस में बात करते हैं, है ना। यानी कि अब जिसका केस चल रहा है अगर वो दूसरी लैंग्वेज का है, मान लीजिए हिंदी, तमिल या किसी भी लैंग्वेज में है, तो उसको तो पता ही नहीं है कि लॉयर और जज क्या बात कर रहे हैं, क्या डिसीजन उनकी उसके हक में लिया गया है या उसके अपोजिट लिया गया। तो ये एक, इसको हम अच्छा भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हैं, क्योंकि जो इसके लिए हो रहा है उसको तो पता होना चाहिए। तो खैर उसमें अभी हम नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट हमारा हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट है हमारा, एज अ रिजल्ट इंग्लिश अल्टीमेटली स्टॉप्ड being considered the language of India's foreign rulers and become to be one of its official language। यानी कि अब क्या था कि इंग्लिश को हम फॉरेन लैंग्वेज की तरह कंसीडर नहीं कर रहे थे कि वो फॉरेन रूलर्स की लैंग्वेज है, यानी कि जो हम पे राज करने आए उनकी भाषा है, हम उसको क्यों सीखे। अब ये क्या थी, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी। तो ये इसके मेरिट्स थे। अब इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं, डीमेरिट्स ऑफ मैकॉले मिनट्स। तो देखिए डीमेरिट्स ऑफ मैकॉले मिनट, यानी कि जो मैकॉले का विवरण पत्र था उसकी क्या क्या हानियां रही हैं, क्या क्या नुकसान रहे हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, मैकॉलेज मिनट वाज स्टोकिंग द फायर्स ऑफ द ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी नॉट पुटिंग एन एंड टू इट। यानी कि जो मैकॉले मिनट आया था जिसमें मैकॉले ने एक पूरा स्पीच दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, एंग्लिसिस्ट के फेवर में हुआ था ये। तो इसमें क्या हुआ, जो ओरिएंटल एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी थी, अब देखिए जो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एंग्लिसिस्ट के लिए है, एंग्लिसिस्ट यानी कि पाश्चात्यवादी। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी ये ख़त्म नहीं हुई, इसका कोई एंड नहीं हुआ। तो सबसे पहला डिमेरिट तो यही था, क्योंकि जो पॉलिसी थी वो लाई इसलिए गई थी कि जो विवाद है ये ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है इसमें सेकंड, एनी आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ बाय द ओरिएंटलिस्ट वॉज इग्नोर्ड बाय मैकॉले। यानी कि जो ओरिएंटलिस्ट थे, प्राच्यवादी थे, उन्होंने जो भी आर्ग्यूमेंट किया उसको इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया उन्होंने, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही नॉट ओनली इग्नोर्ड बट ऑल्सो इंसल्टेड देम एंग्रीली। यानी कि उन्होंने सिर्फ इग्नोर ही नहीं किया, उन्होंने उनको इंसल्ट भी किया बहुत गंदे तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, even his assertion that English was the key to modern language was accurate at the time it was beginning of modern education in India, so it was impractical to educate Indians at all levels in English। यानी कि क्या था, उनकी एक सोच थी, क्या सोच थी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज की, मॉडर्न नॉलेज की, आधुनिक ज्ञान की है। यानी कि उससे क्या होगा कि सभी लोगों को आधुनिक ज्ञान मिलेगा, मॉडर्न नॉलेज मिलेगी, मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी, जो एक हद तक सही भी था। यानी कि स्टार्टिंग में ये सबको सही लगा कि हाँ मॉडर्न एजुकेशन लोगों को मिल रही है इंडिया के अंदर, बट ये क्या था, कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल था, यानी कि वास्तविकता से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि आप हर एक लेवल पर इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते हो इंडियंस को, है ना। क्योंकि एक छोटा बच्चे को इंग्लिश कैसे पता होगी उसको, क्योंकि वो उसकी नेटिव लैंग्वेज ही अलग है, उसने अपने परिवार में जो लैंग्वेज देखी होगी। क्योंकि आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी तक जो स्कूल्स हैं वहाँ पे मदर टंग की बात की गई है कि बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाए, उनको उस मदर टंग में सिखाया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, इट वॉज अनजस्टिफाइड फॉर मैकॉले टू एजर्ट दैट द ओनली लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, सम इंडियंस लैंग्वेजेस हैव गॉन अनस्टडीड।
यानी कि जो मैकॉले मिनट का कहना था कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही होनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने चाहिए, वो क्या था, अनजस्टिफाइड था, सही नहीं था, वो न्यायपूर्ण नहीं था। क्योंकि इससे क्या हुआ, जो इंडियन लैंग्वेजेस थे उनको क्या किया गया, अनस्टडीड किया गया, यानी कि इंडियन लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाई गई, उनको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। नेक्स्ट आते हैं 5th पॉइंट पर। His remark that a single shelf of a fine European library was worth the whole native literature of India and Arabia further offend the native population। यानी कि उनका क्या मानना था कि जो एक यूरोपियन लाइब्रेरी शेल्फ है, यानी कि एक शेल्फ जो होती है, सिर्फ एक तरफ की जो किताबें होती हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो पूरे इंडिया और अरेबिया के लिटरेचर यानी साहित्य पर भारी है। यानी कि उसमें अकेले एक शेल्फ में इतनी नॉलेज है कि जो पूरे इंडिया और अरेबिया के लिटरेचर से भी नहीं मिल सकती है ना। ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, इंडियन पॉपुलेशन को भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा, लोगों को भी कहीं ना कहीं हर्ट होगा, क्योंकि आप उनको इग्नोर कर रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि उनकी एक शेल्फ सिर्फ इसके बराबर हो जाए। तो ये भी एक डिमेरिट्स रहा, क्योंकि फिर लोग क्या करेंगे, लोगों के अंदर वो होगा ना कि ये हमें तो कोई वो दे ही नहीं रहे, इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हमारे इंडियन लिटरेचर को। नेक्स्ट देख लेते हैं 6th पॉइंट है नेक्स्ट हमारा। द illiterate and educated segments of society were created as a result of the continuous downward filtration theory that Macaulay Minutes advanced. His downward filtration hypothesis failed for Indians। अब यहाँ पे क्या आता, illiterate का मतलब क्या होता है, अनपढ़, और एडुकेटेड यानी पढ़े लिखे। तो जो अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग थे सोसाइटी के, तो वो क्या हुआ, इनकी थ्योरी उन पर काम नहीं करी, क्योंकि उसमें क्या हो गया, और ज़्यादा एक होता है ना गैप हो जाना, तो उनके बीच में और ज़्यादा गैप हो गया। उन्होंने सोचा तो ये था कि हम एडुकेट कर देंगे रिच पीपल्स को, तो लोग जो गरीब लोग हैं वो उससे ईजिली सीख जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए जो उनकी जो थीसिस थी, हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी इंडियंस के लिए, वो फेल हो गई। नेक्स्ट देखिए 7th पॉइंट दिया हुआ है। द वेल्दी क्लास नेवर हेल्प द लोअर क्लास रेज देयर लेवल ऑफ लिविंग और रिसीव अ बेटर एजुकेशन। यानी कि जो वेल्दी क्लास थी, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने कभी भी लोअर क्लास की हेल्प नहीं की उनका लेवल राइज करने के लिए। यानी कि जो उनका एक जीने का तरीका था, उसको लिविंग, जो उनकी लिविंग रूल होते हैं ना, जो एक रहने का तरीका होता है, लिविंग स्टाइल होता है, उसमें कभी भी उन्होंने हेल्प नहीं करी कि उनकी एजुकेशन बेटर हो सके, उनका जीने का तरीका अच्छा हो सके, उनका लाइवलीहुड अच्छा हो सके। तो ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है इसमें 8th पॉइंट। द आइडिया दैट मैकॉले वॉज इन चार्ज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू एजुकेशनल स्ट्रेटजी इन इंडिया इज़ लाइकवाइज अनट्रू। यानी कि जो मैकॉले का आइडिया था न्यू एजुकेशनल स्ट्रेटजी के अंदर कि आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओ, अमीरों को सिर्फ एजुकेशन दो, गरीब लोग उससे सीख लेंगे, फंड जो है सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन पर होना चाहिए, तो ये सब क्या था, ये सब गलत साबित हुआ इंडिया के अंदर। ये बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि उनके लोगों के अनुसार वो था ही नहीं, है ना, सिर्फ इंग्लिश में कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये फेल रहा था। अब देखिए पॉलिसी कोई फेल हुई थी तभी तो अब नेक्स्ट हमारी एडम रिपोर्ट आएगी। तो ये हमारा क्या था, आज हमने जो इसमें पूरा पढ़ा है मैकॉले मिनट के बारे में, मैकॉले विवरण पत्र के बारे में, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या होता है, इनके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स, ये सारा कुछ हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा है। और आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है, कोई पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन है, वैसे तो फुल डिटेल में ही शेयर किया है, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए एक सीरीज़ में पूरे में ला रही हूँ, जैसे कि अभी चार्टर एक्ट आप लोगों के साथ में शेयर किया था, अब ये मैकॉले मिनट है, फिर एडम रिपोर्ट आएगी, फिर वुड डिस्पैच होगी। तो आप लोग इसी नॉलेज को डायरेक्ट लेते रहें, इसको सीखें, क्योंकि बहुत काम आने वाली ये चीज़ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या फिर आप डीएड, बीएड, बीए, बीएड, बीएलएड, एमएड कर रहे हैं, तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ में, और चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी नॉलेज को, और इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।